हाय, मैं भरत सर आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे और इसमें हमने टोटल आपको 3 नियम ही केवल बताया है और जो तीसरा नियम है वह बहुत ही आप सभी के लिए जरूरी है, नंबर 3 नियम। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करें। नंबर 3 नियम बहुत अनिवार्य है। तो इस लेक्चर में हमने बोला कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी जो टेंस से संबंधित है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग हमने लिख दिया है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला नियम देखिए क्या कहता है बाबू, डज सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट इन ए डेफिनिट टेंस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डज है, डू है और डिड है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, डू का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है और डिड का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है तथा डिड का प्रयोग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हम कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हमने बोला, डज और डिड इन दोनों को आप देख पा रहे हैं कि हम उपयोग करते हैं प्रेजेंट इन ए डेफिनिट टेंस में। डज हो या डू हो, ये दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इन ए डेफिनिट टेंस में किया जाता है, जबकि डिड का प्रयोग पास्ट इन डेफिनिट टेंस में किया जाता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट हमने लिखा है 3 फॉर्मेट। तो एक बात मेरा ध्यान से आप सुनिएगा, यदि किसी सेंटेंस में डू डज या डिड उपस्थित हो, डू डज डिड उपस्थित हो तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा V1 ही होता है। एक बार फिर से, यदि किसी सेंटेंस में डू उपस्थित हो या डज उपस्थित हो या डिड उपस्थित हो तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब हम लोग हमेशा V1 का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। डू डज डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इसका उपयोग हम निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ वीडियो पे जो आपको हमने यहाँ पे लिखा है NS मतलब निगेटिव सेंटेंस। इसका उपयोग इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है और इसका उपयोग इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। तो हम लोग 1 by 1 इसका फॉर्मेट देखते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार डू डज डिड इन तीनों में से कोई एक वर्ड हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और निगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा दिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं V1 है और प्लस ऑब्जेक्ट है। यानी यदि सेंटेंस में डू डज डिड है तो यहाँ भी आप देख रहे हैं नोट के बाद हमने V1 लगा दिया। क्लियर है। यदि हम लोग इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी चलते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं तो डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। इन 3 में से किसी एक के हेल्पिंग वर्ब के लिखने के बाद सब्जेक्ट हमने लिखा और इसके बाद देखिए V1 है तो यहाँ भी V1 हमने लिख दिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है। नंबर 3 फॉर्मेट है इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। डू डज डिड इन 3 में से
कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लस सब्जेक्ट निगेटिव वर्ड नोट हो गया, और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मेट में भी आप देख रहे हैं डू डज डिड तो है, और इसके साथ हम हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। बात आया समझ में? तो एक बार आपको हम पुनः बता देना चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। डू डज डिड एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर, जिसके साथ हम हमेशा मेन वर्ब V1 का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ हमेशा मेन वर्ब V1 का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डिड का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, तथा डिड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। डज तथा डिड का प्रयोग प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में हम करते हैं, और डिड का प्रयोग पास्ट इन डेफिनिट टेंस में करते हैं। डू डज तथा डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इंट्रो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। क्लियर? चलिए अब इन सारी बातों को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है, रोहित डज नॉट वॉच द टेलीविजन। आप देख पा रहे हैं रोहित सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्लियर। जब सब्जेक्ट हो सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया डज, चूंकि सेंटेंस निगेटिव है नॉट लगा, तो डज है तो डज के साथ आप देख रहे हैं वॉच, V1 यहाँ पर हो गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में है द टेलीविजन ऑब्जेक्ट, यानी वाक्य आपका सही है। लेकिन जब सेकंड सेंटेंस को हम देखते हैं तो यहाँ कहता है बाबू रोहित डज नॉट, कोई दिक्कत नहीं, बात सही है। डज नॉट के बाद आप देख रहे हैं लिखा गया है वॉचड, तो जब यहाँ डज हम लिखे हैं तो यहाँ वॉचड तो होगा नहीं, तो इसे वॉचड के कारण सेंटेंस हो गया गलत है। क्लियर है? चलिए नंबर 3 सेंटेंस है डू दे कम हियर विथ दियर फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं आपका वाक्य स्टार्ट किया है डू हेल्पिंग वर्ब से, तो डू जब वाक्य में उपस्थित है तो मेन वर्ब होना चाहिए V1, कम आपका V1 है, इसलिए सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, डू दे केम हियर विथ दियर फ्रेंड्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं डू यहाँ तो है हेल्पिंग वर्ब, और जब डू हेल्पिंग वर्ब है तो हमने यहाँ देखिए क्या लिखा है केम, कम का V2 है केम, तो मेन वर्ब V2 तो होना नहीं चाहिए, तो इस V2 के कारण यह सेंटेंस हो गया गलत है। क्लियर है? चलिए आपके पास अगला सेंटेंस है डिड यू नॉट गो टू दिल्ली विथ योर फैमिली या फैमिलीज। सेंटेंस बाबू डू डिड से स्टार्ट है, डिड पास्ट इन डेफिनेट बता दिया, सब्जेक्ट है यू। आपको हमने बोला है कि डिड का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है, आप सब भी होता है, आप भी होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर फैमिली भी लिखा है और फैमिलीज भी लिखा है। जब यू सिंगुलर होगा तब हम यहाँ अप्लाई करेंगे फैमिली, जब यह यू प्लूरल सब्जेक्ट का रूप लेगा तो यहाँ पर लिख देंगे फैमिलीज। क्लियर? चलिए अब देखिए डिड है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो वाक्य में मेन वर्ब होना चाहिए V1, तो गो आप देख रहे हैं V1 है, यानी वाक्य आपका सही हो गया। क्लियर? और इसका लास्ट सेंटेंस आपका कहता है डिड यू नॉट वेंट टू दिल्ली विथ योर फैमिली या फैमिलीज। तो
तो आप यहाँ देख रहे हैं बाबू, डिड सेंटेंस में दिया गया है, तो सेंटेंस में जब डिड यहाँ उपस्थित है, डिड उपस्थित जब है तो वाक्य में तो होना चाहिए आपके पास है V1। तो यहाँ गो का V2 लिखा है वेंट, तो वेंट के कारण यह वाक्य गलत हो गया। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड फॉर्मेट पे। सेकंड फॉर्मेट देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए सेकंड फॉर्मेट सब्जेक्ट कोष्ट में हमने लिखा है सिंगुलर या प्लूरल प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए बाबू, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने लिखा है V1। अब आपके दिमाग में बात उठ रहा होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए नीचे हमने लिख दिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होता है 13 गो, आप सब जानते भी होंगे, जिसमें कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, सेल, वुड, शुड, नीड, नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट। यह 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और आपको पता होना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में V1 का उपयोग होता है, मतलब कि मेन वर्ब का फर्स्ट रूप हम करते हैं प्रयोग। लेकिन कुछ कंडीशन भी होता है, अपवाद भी होते हैं जो आपको हम बताएंगे। तो यहाँ अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए और यहाँ देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस के माध्यम से समझ लिया जाए। यहाँ देखिए सेंटेंस बाबू कहता है ही कैन सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। आप यहाँ देख रहे हैं ही कैन सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। कैन आपका हो गया मॉडल, अब मॉडल के बाद हम उपयोग करते हैं V1, तो सिंग आपका V1 हो गया। क्लियर? चलिए सेकंड सेंटेंस में हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, आप देख पा रहे हैं ही कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। इस सेंटेंस को बस हमने निगेटिव में चेंज कर दिया। तो निगेटिव सेंटेंस में भी आप याद रखिएगा, यदि सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उपस्थित है तो इसके साथ हमेशा V1 का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह वाक्य सही हो गया। थर्ड सेंटेंस बाबू है ही कैन सैंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। आप देख पा रहे हैं कैन के साथ यहाँ पर सैंग लिखा है, तो सैंग सिंग का V2 है। तो कैन जब मॉडल है तो इसके बाद V2 तो नहीं होना चाहिए, तो इस सैंग के कारण ही यह वाक्य गलत हो गया। क्लियर? चलिए अब यहाँ सेंटेंस अगला बाबू है यू शुड हेल्प द पुअर। यहाँ देखिए शुड मॉडल है जिसका उपयोग हमें सलाह के लिए करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सलाह देता है, एडवाइज देता है, तो उस स्थिति में शुड का उपयोग होता है। और शुड भी एक प्रकार का मॉडल है जिसके बाद V1 हेल्प हमने प्रयोग किया है। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को अगला सेंटेंस देखा जाए यू शुड हेल्पड। आप यहाँ देख रहे हैं हेल्पड है V2, तो हेल्पड V2 का उपयोग तो नहीं होगा क्योंकि मॉडल है, मॉडल के बाद होना चाहिए V1 न कि V2। तो हेल्पड के कारण यह सेंटेंस हो गया गलत। क्लियर? अगला सेंटेंस हम लोगों के पास है आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। आई यूज्ड टू एक प्रकार का मॉडल है, आपको पता भी है, जिसका उपयोग हम करते हैं पास्ट के हैबिट वाले काम को बताने के लिए, पास्ट के हैबिट वाले काम को बताने के लिए। तो यहाँ देखिए बाबू आई यूज्ड टू प्ले, तो यूज्ड टू आपका एक मॉडल है। ऐसा आप ना समझिएगा कि यूज्ड मॉडल है ना बाबू,
यूज्ड टू मॉडल है, तो इसके बाद देखिए प्ले V1 हो गया। क्लियर, तो इसलिए यह वाक्य आपका सही हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है आई यूज्ड टू प्लेड क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। आई सही है, यूज्ड टू सही है। अब देखिए यूज्ड टू जब मॉडल है तो मॉडल के बाद होना चाहिए V1, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है प्लेड, तो यह प्लेड तो होगा नहीं, इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। समझ में आया बात? तो ये फर्स्ट और सेकंड नियम आपका होता है समाप्त। जो नंबर 3 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एग्जाम्पल है, जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और यह बहुत ही स्टूडेंट्स लोगों को दिक्कत करता है। तो देखिए क्या है बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर, इन 5 में से कोई भी एक हम लिखेंगे, प्लस यूज्ड टू प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा, यदि सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर वाज वर इन 5 में से कोई भी एक लिखा हो और इसके बाद यूज्ड टू उपस्थित हो, तो आप याद रखिएगा यूज्ड टू के बाद हम हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू एक मॉडल है, बात सही है, और मॉडल है तो इसके बाद V1 होना चाहिए था, लेकिन नहीं बाबू। एक बार पुनः सुनिए, यदि यूज्ड टू के पहले इज एम आर वाज इन 5 में से कोई भी एक उपस्थित हो हेल्पिंग वर्ब, तो इस यूज्ड टू के ठीक के बाद V4 का हम करते हैं प्रयोग, और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या कहता है, दिस सेंटेंस सोज, यह वाक्य दर्शाता है, बताता है द हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले काम को। यानी इस फॉर्मेट का उपयोग हमें उस स्थिति में करते हैं जब हमें आदत को बताना हो। जब किसी व्यक्ति का कोई काम आदत बन जाए तो उस आदत वाले काम को बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस यूज्ड टू के बाद में यदि V4 है तो यूज्ड टू के पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर में से कोई एक होना चाहिए। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, ही वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, ही वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। आप देखिए बाबू, ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने लिखा यूज्ड टू। तो यदि यूज्ड टू के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद होना चाहिए V4, तो ड्रिंकिंग V4 सही है, यानी वाक्य सही हो गया। इसका कहने का मतलब है वह है शराब पीने का आदी था, वाज पास्ट, तो वह शराब पीने का आदी था। अगला सेंटेंस है ही वाज यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, ही वाज है हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड टू हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यूज्ड टू के बाद आपका V1 है, जो कि गलत है, क्योंकि यूज्ड टू के पहले जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद V1 नहीं होना चाहिए, V4 होना चाहिए। क्लियर है? अगला सेंटेंस हम लोगों के पास है आई एम यूज्ड टू रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ने का आदी हूँ। प्रेजेंट है, एम है ना। आप देखिए यहाँ पे यूज्ड टू है, इसके पहले एम है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू हो तो उसके बाद V4 का हम करते हैं प्रयोग। तो यहाँ रीडिंग V4 हो गया, बात सही है, इसलिए सेंटेंस भी सही हो गया। क्लियर? चलिए अब अंतिम सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है आई यूज्ड टू रीडिंग द न्यूज पेपर। आप यहाँ देख पा रहे हैं बाबू, आई यूज्ड टू, यहाँ यूज्ड टू है, यूज्ड टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हमको रीडिंग की आवश्यकता नहीं होगा। तो इस रीडिंग के कारण वाक्य आपका गलत हो गया। बात आपको समझ में आया? यदि रीडिंग हमें सही मानते हैं तो यहाँ पे हमको कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए यूज्ड टू के पहले। यदि यूज्ड टू के पहले हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लिखना चाहते हैं
तो ऐसे इस रीडिंग को हमको लिखना पड़ेगा रीड, तब जाके वाक्य सही होगा। इस प्रकार से आपका यह कुछ महत्वपूर्ण बात होते हैं समाप्त। क्लियर है? यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कुछ कमेंट में अवश्य लिखें तथा बाकी लोगों को शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं।